दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। छोटा सा लेक्चर है लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, इसको स्किप मत करें। जो वेसिकल्स आए थे हमारे पास गोल्जी एपरेटिस से, तो उसमें कुछ लाइजोसोम्स थे और कुछ वैक्यूल्स थे। तो लाइजोसोम को हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स हमारे पास क्या है? वैक्यूल्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती है जिसको एक मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ बच्चा, टोनोप्लास्ट जो है मेम्ब्रेन में सराउंड की हुई होती है। क्लियर? मतलब जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और ये किस किस्म का मेम्ब्रेन होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है। मतलब ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। और इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स में बेसिकली होता क्या है? इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर में बेसिकली होता है वाटर, या तो इसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और या इसमें होगा वेस्ट। ये तीन चीजें जो है तो वो इन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है। इसके जो डायग्राम है उसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर ये चीजें आपको मिलेगी। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। और इसके मेम्ब्रेन को क्या नाम देते हैं हम? इसके मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं टोनोप्लास्ट का। और ये जो टोनोप्लास्ट है ये हमारे पास सेलेक्टिवली परमिएबल है। हमारा मेम्ब्रेन क्या था? Was it selectively permeable? Let me know in the comment section. सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या है कि चीजों को अलाउ करेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउ करेगा, बट सेलेक्टिव करेगा, ठीक है, हर एक चीज को अपने अंदर आने नहीं देगा। क्लियर? तो सेलेक्टिव का मतलब क्या है? और इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कौन सा होगा? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। एक्सपेंसिव मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगा? एटीपी को यूज करके ट्रांसपोर्ट करवाएगा, एटीपी को यूज करके ट्रांसपोर्ट करवाएगा। विदाउट एटीपी ये ट्रांसपोर्ट को अलाउ नहीं करेगा। क्लियर? तो ये हमारे पास सेलेक्टिव परमिएबल है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है चीजों की, एटीपी को यूज करके चीजों को ट्रांसपोर्ट कराता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट वैक्यूल की, अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते, लेकिन एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बट एज कम्पेयर टू प्लांट हमारी बॉडी में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल हम उसको बोलते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट की इन केस बात करें तो उसमें तकरीबन 90% वॉल्यूम जो है वो किसने ऑक्यूपाई किया होता है? वो वैक्यूल ने ऑक्यूपाई किया होता है। वो इतना बड़ा, इतना प्रोमिनेंट होता है सेंटर में कि उसने न्यूक्लियस को भी साइड में धक्का दे दिया होता है कि भाई तुम साइड में रहो, यहाँ मैं रहूंगा। बट न्यूक्लियस साइड में रह के भी उसको बोलते हैं कि नहीं, तुम चाहे जितने भी बड़े हो जाओ मेरे अंडर ही काम करोगे, ऑर्डर तुम्हें मैं नहीं देना है। फंक्शन जो है वो स्टिल न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो मास होता है वो ज्यादा होता है, ये ज्यादा वॉल्यूम जो है सेल का ऑक्यूपाई करता है। आई टोल्ड यू 90% वॉल्यूम जो है तो ऑक्यूपाई करता है, ज्यादा प्रोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू द वैक्यूल्स प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। क्लियर? तो ये हमारा हुआ प्लांट वैक्यूल जो 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा होता है, ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। क्लियर? अब हम वैक्यूल के कुछ टाइप्स डिस्कस करते हैं, वैक्यूल के कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इसमें क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हमारे पास वैक्यूल जो है ये हमारे पास वो वैक्यूल होता है जो कि अमीबा में या पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है। अमीबा और पैरामीशियम क्या है? प्रोटिस्ट है ना, तो ये उनमें प्रेजेंट होता है। और मोस्टली अगर बात करें अमीबा की तो ये क्या है? इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, बीइंग इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इसने क्या करना होता है? इसने अपने वाटर कंटेंट को मेंटेन रखना होता है। क्लियर? क्योंकि अगर ज्यादा पानी इसके सेल के अंदर जाएगा तो इसके सेल को रैप्चर करेगा
और कोई एक्टिविटी जो है वो नहीं होगी। लेट मी चेक आउट द वीडियो। कोई एक्टिविटी जो है वो सेल में नहीं होगी। क्लियर। तो ये बेसिकली क्या करता है, जब वाटर की होम्योस्टेसिस मेंटेन होती है, रेगुलेशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो अमीबा क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का फिनोमेना करता है, और वो ऑस्मो रेगुलेशन में कौन हेल्प करता है, उस ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्लियर। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की आपको समझ आ गई। अमीबा में या पैरामीशियम जो प्रोटिस्ट है उनमें ये प्रेजेंट होता है, और इनमें अगर इक्वेटिक है तो वाटर मेंटेनेंस की उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वाटर जो मेंटेनेंस है उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। ऑस्मो वर्ड जहाँ पे भी आता है दैट इज रिलेटेड टू वाटर। जिस तरह से हम कहते हैं ना डिफ्यूजन ऑफ वाटर, उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी तरह से मेंटेनेंस ऑफ वाटर को क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन को कौन मेंटेन कर रहा होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा और पैरामीशियम। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो वैक्यूल है टाइप, दैट इज फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल की आई थिंक सो आपको कोई कंफ्यूजन इसमें होगी भी नहीं। फूड वैक्यूल जो है ये तो किस में बनता है, एनिमल्स में बनता है। कौन से प्रोसेस के जरिए, फेगोसाइटोसिस के जरिए। क्लियर। मैंने यहाँ पे जो लाइसोसोम का वो पूरा स्ट्रक्चर समझाया था, एंडोसाइटोसिस होता है, ठीक है, पिनोसोम या फेगोसोम जो बनते हैं, तो उस फेगोसाइटोसिस के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनते हैं, फूड वैक्यूल्स, फूड सेक बनते हैं। क्लियर। फूड सेक जो है वो बनते हैं, और वो फूड सेक क्या करते हैं, इसी तरह से अगर एक तो फेगोसाइटोसिस के रिजल्ट में बनते हैं, दूसरे जो हमारे वीबीसी है, जो हमारे इन्वेडर्स है, इम्यून सेल्स जो है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, पैथोजन से हमें बचाते हैं। तो इन्वेडर्स जो वीबीसीज हैं, ये जब किसी पैथोजन को इन्वेड करते हैं तो क्या होता है, ये भी हमारे पास क्या बनाते हैं, फूड वैक्यूल या फूड सेक बनाते हैं। और वो फूड जो है वो फिर जाता है लाइसोसोम में, फूड वैक्यूल्स, और लाइसोसोम जो है वो इसकी फर्दर डाइजेशन करते हैं। तो यहाँ से लाइसोसोम को हम ये भी कह सकते हैं, एक दूसरा पॉइंट हमारे पास लाइसोसोम के बारे में आ गया कि इसको हम लोग मोबाइल स्टमक भी बोलते हैं। एक तो हमारा अपना स्टमक है ना, जो कि एक जगह बस फिट है और डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। जो लाइसोसोम है ये तो सेल के अंदर घूम रहा होता है, तो इसको हम लोग मोबाइल स्टमक ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा था, डाइजेशन कर रहा होता है, जहाँ पे चीज़ों की डाइजेशन की जरूरत होती है, डैमेज प्रोटीन वगैरह उसको मिलते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, वहाँ पे जाता है और उनकी डाइजेशन करता है, क्योंकि बीबीसी जब पैथोजन को इन्वाइट करता है, फूड वैक्यूल बनाता है, तो और वो भी क्या है, पैथोजन है ना, हमारी बॉडी के लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे लाइसोसोम जो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म आउट करेंगे, तो इसको हम लोग मोबाइल स्टमक ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास हुई फूड वैक्यूल की कहानी। अब बात करते हैं गैस वैक्यूल की। तो गैस वैक्यूल जो है ये बेसिकली इसमें क्या प्रेजेंट होगा, गैस प्रेजेंट होगा। क्लियर। एनिमल्स में या प्लांट्स में या इनमें ये प्रेजेंट नहीं होता, ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। क्लियर। बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। कौन कौन से, सायानो बैक्टीरिया जैसे हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की हो गए, आर्की जानते हैं ना, इंसिस्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, या फिर जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर जो बैक्टीरिया है, तो इन सब में ये गैस वैक्यूल्स जो है ये प्रेजेंट होती है। और ये गैस वैक्यूल्स बैक्टीरिया में करते क्या हैं, ये गैस वैक्यूल्स जो है ये बैक्टीरिया में बेसिकली बायोन्सी को मेंटेन करते हैं। किस चीज को मेंटेन करते हैं, बायोन्सी को मेंटेन करते हैं। क्लियर। या फिर इनके सर्वाइवल में हेल्प आउट करते हैं, इनके न्यूट्रिएंट्स की मेंटेनेंस करते हैं। क्लियर। इनके न्यूट्रिएंट्स की क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। क्लियर हो गई ये बात। इसके अलावा जो गैस वैक्यूल्स हैं इनको हम लोग ट्रू वैक्यूल्स नहीं कह सकते, दे आर नॉट ट्रू वैक्यूल्स। एंड व्हाई इट इज सो, दे आर सीडो वैक्यूल्स, दे आर
pseudovacuoles. Why they are called pseudovacuoles? आपको नजर आ रहा है? Why they are called pseudovacuoles? क्योंकि इनमें कोई मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होते, ये नॉन मेम्ब्रेनियस होते, ये नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स होती है, इनमें कोई मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोई मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटीन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कोई मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? तो ये था हमारा पूरा गैस वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल के बीच में डिफरेंस। लेट मी चेक आउट द वीडियो अगेन। ओके, तो ये सारी कहानी थी वैक्यूल्स की। स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनका एक मेम्ब्रेन होता है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें बेसिकली होता क्या है, H2O होता है या न्यूट्रिएंट या वेस्ट वगैरह होते हैं, और इनका जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज बेसिकली सेलेक्टिवली परमिएबल, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट हमारे पास कौन सी होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, ATP जो है वो यूज होगा। इसके अलावा अगर बात करें प्लांट की, तो प्लांट में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है दैट इज 90% ऑक्यूपाइंग द प्लेस इन द प्लांट सेल। क्लियर? एंड इट इज मोर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर in comparison with animal vacuole. Clear? Now we have three types of vacuoles: contractile vacuole, food vacuole, and gas vacuole. Contractile vacuole are basically present in amoeba and paramecium, which are protists, right? And if they are aquatic, so they have to maintain their water, so they help them in maintaining osmoregulation. Next we have food vacuoles. So food vacuoles are present in animals that are formed in the result of phagocytosis, right? And otherwise, on the other hand, if there is any pathogen in the body, it is invaded by VBC. So here also food vacuole is formed. That food vacuole is then transferred to lysosome. Lysosome digested by with the help of its digestive enzymes. So here we also can call lysosomes mobile stomach, which help in digestion. Clear? Next, the last one is we have gas vacuoles. So gas vacuole are basically present in bacteria like cyanobacteria, archaea, or purple sulfur bacteria. What they do basically, they maintain the buoyancy and the survival of the organisms and maintain the nutrients. They are not true vacuoles, they are pseudovacuoles because they don't have membrane. They are protein bounded structures present in the animal cell. Clear? So this was the last part of endomembrane system. यहाँ पे हमारा endomembrane system जो है वो कवर हुआ। क्लियर? आप लोगों को होपफुली हर एक पॉइंट जो वो क्लियर हो चुका होगा कि उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आते हैं, फिर गोल्जी अपरेटस में मॉडिफिकेशन होती है, फिर गोल्जी अपरेटस से सिक्रेटरी वेसिकल्स निकलते हैं, लाइसोसोम निकलता है, वैक्यूल्स निकलते हैं। हर एक चीज़ की आपको होपफुली अच्छे से समझ आ गई होगी। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा, एंड आपको इवन या इससे बेटर एक्सप्लेनेशन जो है वो किसी भी वीडियो में या बुक में मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत एफर्ट किया है और बहुत अच्छे से ये नॉलेज जो है मैंने गैदर किया है कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। क्लियर? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे होता है एंड। क्लियर? इसके बाद जो बाकी ऑर्गेनल्स है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली है का ये एक डिलीवरी नेटवर्क है जो कि हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में प्रेजेंट है, जिसके जरिए सारे जो ऑर्गेनल्स है वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। क्लियर? लाइक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से वेसिकल्स है, गोल्जी अपरेटस में उसकी प्रोसेसिंग हुई, उससे वेसिकल्स से लाइसोसोम डाइजेशन कर रहा है, फूड वैक्यूल्स जो है तो वो क्या कर रहे हैं, वेस्ट और H2O को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन में जो है काम कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की, तो कहते हैं कि हमारे पास जो एंशियंट सेल्स थे उनके अंदर जो इनवर्ड इन्वेजिनेशन हो रही थी, जो फोल्ड्स बन रहे थे, उन्हीं के इन्वेजिनेशन से हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो बना है। क्लियर? लाइक ये इसका ओरिजिन बताया जा रहा है, राइट। और इसके अलावा बस यही था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, प्रोटीन सही से नहीं बन रहे, लिपिड्स नहीं बन रहे, ठीक है, तो फिर हमारे बॉडी में कुछ डिफरेंट डिजीजेस जो है वो कोज होती है, जैसे अल्जाइमर डिजीज हो गया,
क्लियर, जैसे टेसेक्स डिजीज हो गया या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज हो गया, ये डिजीजेस जो है तो फिर अगर हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा तो इस किस्म की डिजीज जो है फिर वो कॉज होती है। क्लियर। सो आज का सेशन जो है तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आप लोगों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कोई कंफ्यूजन क्लैरिटी तो होगी इंशाल्लाह, लेकिन कंफ्यूजन या एम्बिग्विटी कोई भी आपको नहीं होगी। स्टिल इफ़ यू हैव लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो यू हैव। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहे, अपने आप का नाम रोशन कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, अल्ट्रा ब्रेन्स एकेडमी को सपोर्ट कीजिए, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट and without Allah Almighty help, I don't think so it will happen. I don't know I will achieve my goal or not, but inshallah with the help of you and him I will. तो अल्ट्रा ब्रेन्स के साथ कनेक्ट रहिए और पढ़ाई करते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।